मेरा नाम रागिनी है। मेरी दादी और पापा को पहले दिन से ही बेटियों से सख्त नफरत थी। मेरी माँ ने मुझे पैदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बेटा पैदा ना कर अपने की वजह से मेरी माँ को हमेशा तंजता ने मारपीट जैसी सजा भुगतानी पड़ती थी। इसलिए उनके अंदर जीने की उमंग ही खत्म हो गई थी। अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद रागिता द गया था कि किसी तरह पढ़ लिख कर इतने पैसे काम सुकून की कभी पापा या फिर किसी और से पैसे ना मांगना पड़े। पापा जब भी स्कूल की फीस दिया करते थे तो इतनी ज्यादा तो नहीं थी, पर उसे पर भी अनजान कितनी बातें सुनते। फिर धीरे धीरे मेरे पढ़ाई के पैसे देने भी पापा ने माना कर दिया था। अब हर महीने स्कूल की फीस भरना मेरी माँ के लिए कड़ी आजमाइश बन गई थी, और मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझा करती थी कि मेरी माँ की आजमाइश पहले ही कम ना थी। मेरी वजह से उनकी मुश्किलों में दोगुनी बढ़ोतरी हो गई थी। मैं और मम्मी बिल्कुल अलग कमरे में रहा करते थे, जबकि बाकी घर के लोग एक जगह खाता पीते उड़ते बैठने थे। लेकिन जी समय पापा चाहते मम्मी को उनके कमरे में जाना पड़ता था। मेरी माँ मेरी दादी की नापसंदीदा बहुत ही, इसलिए वह मेरे पापा की भी नापसंदीदा पत्नी बन चुकी थी। जब मेरी मम्मी और पापा का रिश्ता तय हुआ था, उसे समय मेरे नाना नानी ने खूब सर दहेज देने की बात की थी। लेकिन मेरी माँ की मंगनी के कुछ समय के बाद ही मेरे नाना को पैरालाइज हो गया और उनकी नौकरी चली गई थी। दादी तो यह रिश्ता ही खत्म करना चाहती थी, लेकिन समाज में इज्जत बनाए रखना के लिए और कुछ लोगों के खाने सुनने की वजह से दादी को बेमन से मेरी माँ को अपनी बहू स्वीकार करना पड़ा था। लेकिन तब से लेकर अब तक वह मेरी माँ को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह चाहती थी कि मेरी माँ को तलाक दिवाकर मेरे पापा की दूसरी शादी करवा दे, और उन्होंने तलाक देने के लिए वजह ढूंढी थी कि मुझे पोता चाहिए। अगर यह मुझे पोता नहीं दे शक्ति तो फिर इसे तलाक दो और दूसरी शादी करो। मेरी माँ भी थी थोड़े सांवले रंग की और साधारण से नए नक्श की, इसलिए वह मेरे पापा के माँ को भी नहीं भाई थी। मेरे पापा हर समय अपनी माँ को कहते कि ये क्या चीज़ बेहाल आई हो, ये तो मुझे खुशी नहीं रख शक्ति, इसे तो खुश रखना ही नहीं आता। जलगवार कहानी की अल में मेरे पापा का संबंध बाजार औरतों से था, और वह हर समय मेरी मम्मी को वैसे ही साबरी तरीके से देखना चाहते थे। मम्मी पापा की खुशी के लिए लिपस्टिक और कभी कभी हल्का मेकअप कर लेती तो फिर दादी के तंज खत्म ही नहीं होते थे। मेरे पापा मम्मी से साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि तुझे तो अच्छी बाजारू औरतें होती हैं, वह पैसा लेती हैं लेकिन दिल तो खुश कर देती हैं। तब मेरी माँ की आंखों में आंसू भर आते। वो अपने आंसुओं को पहुंचने हुए कहती कि यह सब मुझे नहीं होता। मम्मी पापा की तू तो मैं की आवाज़ बाहर भी आई थी। दादी अक्सर कहाँ लगाकर सुनते ही, और मैं भी ऐसे में आसपास ही रहा करती थी। लेकिन दादी कई बार मुझे दांत कर भाग देती थी। मुझे अपनी माँ का एहसास था कि बैंड कमरे में मम्मी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। पापा जरूर उन पर जुल्म करते हैं, कुछ ऐसा गलत उनके साथ होता है, क्योंकि जब वह बाहर निकलते हैं तो कितनी उजड़ी हुई विधवाओं से भी बढ़कर बुरी हालात में होती थी। शिवाय रन धोने के मेरी माँ को मैंने कभी हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था। हमारे घर का अजीब सा घुटन भारत माहौल था। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सांस भी जोर से ले ली तो उसे पर भी कोई बंदिश गडाला निश्चय सिटाइंद बदीगा जाएगी। मैं उसे समय 8वें क्लास में थी जब मेरी माँ फिर से उम्मीद से हो गई थी। बाजार मम्मी के खाने पीने के ख्याल रखना कि दादी इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा दिया था कि अगर लड़का ना हुआ तो तेरी तलाक हो जाएगी। दादी कहाँ साफ शब्दों में कहना मेरे दिल को क्या गया था ना जान। इस हालात में मेरी माँ के ऊपर क्या बीती होगी। मेरी माँ हर समय अपने मुंह में कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। वो शायद भगवान से प्रार्थना है करती थी कि भगवान इस बार तो मुझे बेटा दे दे और उनकी किस्मत बादल जाए और वो एक बेटे की माँ बन जा। डिसाई को कैसा जैन मम्मी को अगर कोई किसी जादू टोना फकीर बाबू के बड़े में बताता तो मम्मी फौरन वहां पहुंच जाती। अभी उन्हें तीसरा ही महीना लगा था, लेकिन वह इतनी कमजोर दिखाई देती थी, ऐसा करता था कि वह हवा के झोंके से भी जमीन पर गिर जाएगी। उनके खुराक और खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रखना था।
मैंने डाबी डाबी आवाज में मम्मी की सफ़ेद प्रतिरंगत को देखकर कहा कि वह डॉक्टर के पास जैन शायद वो कोई विटामिन के दवाएं वगैरह दे दे जिससे उनकी हालात सुधार जाए। लेकिन माँ उम्मीद भारी नजरों से मेरी दादी और मेरे पापा की तरफ देखकर रिगिया खिला जाती, क्योंकि मेरी माँ के हाथ में तो कुछ भी नहीं था, ना ही पैसा, ना ही पति की मोहब्बत। ऊपर से घर के कम का बोझ भी उन्हें परेशान किया रखना था। मुझे जहां तक हो सकता मैं मम्मी के कैमोन में हाथ बताने की पूरी कोशिश करती। हालांकि मैं खुद बहुत छोटी थी, लेकिन जान क्यों मुझे मम्मी अपने से भी ज्यादा बेब्स दिखाई देती थी। आज भी एक औरत ने उनसे कहा था कि अगर वो एक बाबा है, उनके पास 7 सोमवार जाकर उनका आशीर्वाद लगी तो जरूर बेटा ही पैदा होगा। हालांकि जी औरत ने यह बात मेरी माँ को बताई थी। वो खुद औलाद थी। मेरी माँ उसे औरत की बटन में ए गई और यह भूल बैठी थी कि बच्चा देना तो भगवान के हाथ में होता है। लेकिन कुछ पता नहीं क्यों लोग यह बाबा और जादू टोना के चक्कर में पच जाते हैं। हालांकि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। धीरे धीरे मेरी माँ का 8वां महीना गया था। ये संतित अधिकारी गया था कि दादी ने जिद करना शुरू कर दी कि मेरी माँ का अल्ट्रासाउंड करवाया जाए ताकि पता चले। ये जिद दादी ने 5वें महीने में ही शुरू कर दी थी, लेकिन उसे समय मम्मी ने उनकी बात एक कान में डालकर दूसरे कान से निकाल दी थी। पापा ने भी उसे समय कोई खास ध्यान नहीं दिया था। मम्मी ने भी भगवान का धन्यवाद किया था, लेकिन दादी ने भी अब उठाते बैठने कहना शुरू कर दिया। तो फिर पापा ने भी थोड़ा सा ध्यान दिया कि वाकई बच्चा पैदा होने से पहले बच्चे का पता होना चाहिए। पापा की बात सुनकर मम्मी बहुत डर गई, क्योंकि वह जानती थी कि अगर पता चल गया तो कहानी पापा बच्चे को खत्म ऐन कर दें या फिर पैदा होते ही उन्हें तलाक दे दे। उसके बाद वह कहाँ जाएगी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं ए रहा था। मेरी माँ के मायके में सिर्फ एक भाई था जो पहले ही उनसे मुंह मोड़ चुका था। मामा के अंदर इतनी बेहसी थी कि वे अपने बीमा माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अलग घर में रहने लगे थे। मेरे नाना नानी खुद ही बेटे के ऊपर आश्रित थे। वह भला मेरी माँ का सहारा क्या बनते। मेरी नानी का घर बहुत दूर था, वहां ऐन जान के लिए किराया भी मेरी माँ के पास नहीं होता था। मम्मी अपने माता पिता से मिलने के लिए पैदल ही जाया करती थी। मेरे पापा को तो इन सब बटन में कोई दिलचस्प नहीं थी। मम्मी का हर दूसरे तीसरी दिन मायके जाना भी मेरी दादी को खटकने लगा था, और वो बात बात पर मम्मी से लड़ने लगती थी कि घर के केमोन से बचाने का एक अच्छा बहन ढूंढ लिया है। तुमने दादी यही सब बातें हैं मिर्ची मसाला लगाकर मेरे पापा को बताती, और फिर मम्मी की सहमत जाती थी। वह पापा से मार भी खाती और फिर अपने माता पिता के पास जाकर उनकी सेवा भी करती थी, और फिर घर वापस आकर घर के सारे काम भी संभालती थी। लेकिन इसके बावजूद उनकी इतनी कुर्बानी का कोई फल नहीं था। मेरे नाना नानी हाँ तो उठा उठाकर मेरी माँ को आशीर्वाद देते, लेकिन उनका कोई भी आशीर्वाद आज तक मेरी माँ को नहीं लगा था। और फिर कुछ इस समय बाद नाना नानी भी इस दुनिया से चले गए थे। अब मेरी ननिहाल में कोई भी नहीं था, सिर्फ मामा थे जो अपनी पत्नी के साथ अलग घर में रहते थे और हमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। मेरी माँ के दिल पर इस बात का बोझ नहीं था कि वह अपने माता पिता के लिए अपनी भाई की तरह कुछ करना साकी, बल्कि उसे बात पर खुश नहीं की। उन्होंने अपने माता पिता की दिल लगाकर खूब सेवा की थी। दरअसल मीका तो लड़कियों के लिए वह घाना पेड़ होता है जिसके छांव में जाकर लड़की सुख का सांस लेती है और कुछ पाल के लिए अपने सारे गम भूल देती है। और मायका सिर्फ माँ आसे ही गई आपसे एक सुबात के ही होता है। बाकी बहन भाइयों से रिश्ते तो हालात के साथ बादल जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। यही समाज की कड़वी सच्चाई है। इसी तरह का रिश्ता मेरी माँ के साथ उनके भाई का था, जो बस नाम का ही रारी था। यह गया था। अब मम्मी को उठाते बैठने बस एक ही बात की परेशानी थी कि अगर लड़की पैदा हो गई तो उनकी तो इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी। वो फिर कहाँ जाएगी? ना तो कोई ठिकाना जानती थी जहां कुछ पाल इज्जत के साथ गुजर सके। मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि जब करके अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वो इस मुश्किल घड़ी से निकालना चाहती थी।
लेकिन उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह बैंड गली में आकर खड़ी हो गई हूं। आज सुबह के समय मम्मी और दादी के बीच झगड़ा की शुरुआत हो चुकी थी। दादी मेरी मां को अस्पताल ले जाने की जिद कर रही थी ताकि वो उल्टा सॉन्ग करवा सकें, लेकिन मम्मी जिद पर आई हुई थी कि मैंने अस्पताल जाकर अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना। पापा घर आए तो दादी ने मिर्च मसाला लगाकर पापा के कान भर दिए। पापा जो कि जज्बातों और कान के कच्चे थे, मेरी दादी की बटन में ए गए गुस्से में मेरी माँ से पूछा कि आखिर मेरी माँ तुम्हें इतने दोनों से अस्पताल जान का रही है, तुम क्यों नहीं जाती हो? तब मम्मी पापा गुस्से से अपने शब्दों को चबाते हुए बोले थे। मम्मी ने कहा, दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन बाद चली जाऊंगी। मम्मी चाहती थी कि किसी तरह यह बात दल जाए, लेकिन पापा आज बात करने के मूड में नहीं थे। शाम 4 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। मम्मी के बोलने से पहले ही पापा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और फिर पापा घर से बाहर चले गए। दादी के चेहरे पर एक भी यही मुस्कुराहट टायर रही थी। मम्मी के चेहरे का रंग आने वाले समय के अंदेशाओं से उड़ चुका था। पीली रंगत लिए वो कमरे में आई और सर पकड़कर बैठ गई। मैं चुपचाप मम्मी के पास जाकर खड़ी हो गई। वो मुझे खाली खाली नजरों से देखने लगी। अब क्या होगा? मुझे इस घर में कभी भी अपनी दादी और अपने आप का प्यार नहीं मिला था। अपनी माँ की हालात देखकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मुझे रोता देखकर मेरी मम्मी बोली, बेटियां तो बड़ी प्यारी चीज होती है, उन्हें जन्म देने वाली माँ कभी नहीं घबराती, लेकिन यह समाज हमें जीने नहीं देता। उन्होंने मेरे अवसर पर हाथ पैर कर मेरा माथा चूमा और फिर मुझे अपने साइन से लगाते हुए आंखें बैंड कर ली, जैसे एक ठंडक दिल में उतार गई हो। मम्मी ने कहा कि तुम नहीं जानती तो मुझे कितनी प्यारी हो, उसे सकते हुए शब्दों में बोली। तो फिर मैं और भी जोर से रन लगी थी। उन्होंने मुझे अपने साइन से अलग किया और तसल्ली देते हुए बोली, रागनी, तुम बहुत सरय पढ़ना और अपने पैरों पर खड़ी होना, ताकि कल को कोई तुमसे तुम्हारा आसमान छीन सके, तुमसे तुम्हारे उड़ने की आज़ादी ना छन सके। ना ही इस डर से जिंदगी गुजरा कि अगर कल को कोई तुम्हें घर से निकाल देगा तो तुम कहाँ? जोगी, हालात जैसे भी हो, तुमने पढ़ना नहीं छोड़ना है। मैंने सर हमें हिल दिया था। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे देखा और मेरे माथे को छूम लिया। मैंने महसूस किया जैसे मेरी माँ की मुस्कुराहट में कितने जख्म छुपे हुए हैं। फिर शाम 4 बजे मम्मी को लेकर पापा और दादी अस्पताल चले गए थे और मैं एक अनजाने डर के मारे भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, सब कुछ ठीक करना। जब मेरी माँ मेरे पापा और दादी के साथ गई थी तो ऐसा गाई बात दिख रहा था जैसे वह सजा मौत के कैदी की तरह चल रही है। मम्मी की आंखों के नीचे कल घेर उनकी पीली पड़ती रंगत कमजोरी बता रही थी। उनका इस मौके पर ख्याल रखा जाए। रात को 8:10 कि 11 बजे दरवाज़ा मटका तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोल। तब पापा तेजी से अंदर दाखिल हुए और तेजी से कमरे में चले गए और दरवाज़ा जोर से बैंड कर लिया। दादी भी पर पटकती हुई घर के अंदर दाखिल हुई और फिर बाद में मैंने अपनी मम्मी को अंदर आते हुए देखा था, जो किसी सजा पे मुजरिम की तरह सर झुकाए अंदर दाखिल हुई थी और खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। घर में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। मेरी माँ की हालात बहुत बुरी थी। उन्होंने ना सुबह ठीक से नाश्ता किया था, ना ही अब कुछ खाया था। मैं मम्मी के लिए कुछ लेने गई तो दादी किचन में बैठी जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। मुझे देखकर फौरन ही मुझे किचन से निकालने को कहा, लेकिन मैं भी आज डेट बनकर वही खड़ी रही। मैंने देखा दादी के सामने 2-3 तरह की सब्जियां पड़ी हुई थीं। एक कटोरी में कढ़ाई पनीर, एक कटोरी में दाल मखनी और एक कटोरी में मिक्स वेजिटेबल्स थी। शायद वो रास्ते से आते हुए लेकर आई थी। मैंने कहा, मुझे कुछ सब्जी चाहिए, और कहाँ की सब्जी खत्म हो गई। फिर मैंने अपनी माँ के लिए पुदीने की चटनी बनाई, थोड़ी सी सलाद बनाई और 2 रोटियां प्लेट में रखकर किचन से बाहर ए गई। तभी मेरे सामने दादी ए गई। इतनी मेहमान नवाजी किसके लिए हो रही है? दादी मुंह बनाते हुए बोली थी,
मैंने कहा, मम्मी के लिए खाना लेकर जा रही हूं, वो सुबह से भूखी हैं। दादी ने गुस्से से कहा, बस तेरी माँ खाने की ही हकदार है, इस घर का बारिश तो पैदा कर नहीं। शक्ति बस मुक्त का बैठकर खाती रहती है। इतना कहते कहते दादी ने मेरे हाथ में पकड़ी थाली में से सलाद की प्लेट उठा ली थी। मैं दादी का मुंह देखते रही, सन्ने टिकी गई। अब जा देख क्या रही है, वह गुस्से से बोलिए। तो मैं तेजी से उनके पास से गुर्जर कर मम्मी के कमरे में गई। मम्मी खाना का ले। मेरी आवाज पर मम्मी उठकर बैठी। तू मुझे बहुत हैरत हुई। उन्होंने इतनी तेजी से खाना खाया जैसे कोई उनके सामने से खाना उठाकर ले जाएगा। इधर से मेरे लिए इस कादर तकलीफ देने वाला था कि मैं मम्मी की तरफ से मुंह मोड़कर खड़ी स्वागत है। शायद मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मम्मी ने खाना खत्म किया तो मैंने बर्तन उठा। बर्तन किचन में रखकर कमरे में आई तो मम्मी लेटी हुई थी, लेकिन अब उनकी आंखें बैंड थी। पेट की आग जो भूख की वजह से लगी हुई थी वह शांत हो चुकी थी, तो उन्हें नींद गई थी। मैं बगैर शोर किया हुए अपने चारपाई पर बैठ गई और उन्हें देखते रही। नींद का असर मुझमें पर भी होने लगा था, इसलिए मैं भी सो गई। रात का ना जानी छीके दकरीजा कौन सा समय था कि मेरी आंख जोर शराब से खुला गई थी। मेरी माँ दर्द से तड़प रही थी। अपनी माँ की तकलीफ देखते हुए मैं जल्दी से दादी के कमरे की तरह भाग थी। एक औरत होने के नाइट तो मेरी माँ की तकलीफ को समझती, मगर उल्टा वह तो मुझमें पर ही गुस्सा करने लगी कि तुमने मेरी नींद खराब कर दी। दादी किस बेदर्दी पर। मैं चुप हो गई। मैंने पापा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाजा खोलना के बजाय उन्होंने खिड़की में से ही पूछा, क्या बात है? मैंने रोटी हुए माँ की तकलीफ के बड़े में बताया तो पापा गुस्से से बोले, तुम्हारी माँ बहुत ही चालबाज औरत है, उसे कुछ नहीं होता, वह बहुत जल्दी करने वाली नहीं है, जब भाग जाए यहां से और दोबारा दरवाजे पर दस्तक मत देना। मैं रोटी हुई मम्मी के कमरे में आई तो यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी राखी। खुशी को थक गई कि मम्मी ने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसे बच्चे में कोई हरकत नहीं थी। वो मेरी बहन थी, लेकिन वो मां चुकी थी। मैंने मम्मी की तरफ देखा तो उनका शरीर भी ठंडा हो चुका था, आंखें पथराव हुई थीं। अच्छा हुआ कि समय पर ही मेरी मां गई। भगवान ने उसे और तकलीफों से बचा लिया और उसे अपने पास बुला लिया। मैं रो पड़ी थी। मेरी चीखों से घर में रहने वालों पर कोई असर नहीं हुआ था। सुबह दादी और पापा मेरे पास आए। मैं जिंदा लाश की तरह अपनी मां के साइन पर सर रखकर लेटी हुई थी। मेरी मां की लाश को देखकर भी उन लोगों को मेरे ऊपर तरस नहीं आया था। दादी ने कहा, अगर यह बात तूने किसी को बताई तो मैं तेरी जान ले लूंगी। सबको यही कहना कि तेरी मां की मौत अस्पताल में हुई है। मैं तो वैसे ही मां चुकी थी। मैंने अपने हॉट सीन लिए थे। मेरे मां की अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। मम्मी को मारे हुए अभी नहीं गुजरे थे जब पापा ने दूसरी शादी कर ली। पापा की नई नवली दुल्हन ने सारे घर का कंट्रोल कुछ ही दोनों में अपने हाथों में कर लिया था। पापा अपनी तनख्वाह के पैसे अपनी पत्नी के पास मिलकर रख देते थे। अब पैसा ना मिलने पर दादी के सारे ऐश खत्म हो चुके थे और दादी को इस बात पर बहुत गुस्सा था। दादी और नई मम्मी की लड़ाइयां रोज रोज बढ़ाने लगी और यह बात मेरे लिए अच्छी ही थी, क्योंकि अब उन लोगों का ध्यान मुझे है गया था और मैं भी अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा चुकी थी। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं इन मामलों में नहीं पड़ती थी। घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ना और अपने खर्च खुद उठाना। सौतेली माँ की एक बात अच्छी थी कि वह मुझे पढ़ाई करने में डिस्टर्ब नहीं करती थी। घर का सर कम खुद ही कर लेती थी, बल्कि समय समय पर मेरी पढ़ाई के बीच में मुझे खाना और चाय वगैरह भी दे जय करती थी। कल मिलकर मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन दादी की पोट वाली इच्छा दूसरी बहू से भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि दादी की दूसरी बहू तो बढ़ ही निकली थी। डॉक्टर ने सांप का दिया था कि यह कभी बच्चा पैदा नहीं कर। शक्ति दादी और पापा माँ महसूस कर रहे थे, शायद यह मेरी माँ के साथ किया गए अत्याचारों का फल था। 10वीं क्लास का रिजल्ट आने के बाद कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरे दिमाग में मेरे मम्मी के शब्द हर वक्त घुमा करते थे कि तुमने बहुत सर पढ़ना है
और अपने पैरों पर खड़ा होना है। हालात जैसे भी रहे, मैंने अपनी पढ़ाई के मामले में कभी हिम्मत नहीं हारी। इस दौरान मेरे रिश्ते भी आने लगे थे और फिर एक रिश्ते पर मेरे पापा ने मुझे पूछे बिना ही हाँ कर दी। तो मेरी सौतेली माँ से झगड़ पड़ी। मुझे उनकी इस बात पर बड़ी हैरत हुई थी। जब उन्होंने पापा से कहा कि रागनी से पूछो, उसकी राजा मंडी लो, तब हाँ करना वरना इनकार कर दो। मेरी सौतेली माँ अक्सर ही मेरे साथ ले लिया करती थी। दादी ने जब मेरी सौतेली माँ की बातें सुनी तो पापा को खूब बातें सुने कि यह कौन होती है। हमारे घर के फैसला करने वाली पापा दादी के आगे कुछ ना बोले जी, पर दादी को और भी गुस्सा आ गया। बासा दी कुचुआरी ली गया। मेरी सौतेली माँ एक रात मेरे कमरे में आई और मेरे सामने एक लड़के की तस्वीर रखकर खाने लगी। किसी लड़के का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है, अच्छा लगे तो बता देना। मैंने अपने सौतेली माँ की तरफ देखा, वह मेरी तरफ देखने लगी और खाने लगी। यह तेरी पूरी जिंदगी का मामला है, सोच समझकर फैसला करना। और फिर वो कमरे से बाहर चली गई। लड़का शक्ल का तो अच्छा था, बैंक में कम करता था। लड़के ने कहा था कि शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूं, इसलिए मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था और मैंने भी हाँ कर दी। मेरी शादी की तारीख तय हो गई थी। शादी से एक दिन पहले मेरे साथ आए आशा मेरी के काकाए घर आई और बोली कि मेरे पति अस्पताल में एडमिट है, इसलिए हमेशा ही बहुत ही सादगी से करना चाहते हैं। मेरी सौतेली माँ, जिनके अच्छे व्यवहार की वजह से मैं उन्हें भी मम्मी खाने लगी थी, वो और पापा माँ गए और फिर मेरी बहुत ही सादगी के साथ शादी कर दी गई और मेरी विदाई हो गई। लेकिन होस्ट तो मेरे ता बोले। जब वह लोग घर की बजे मुझे अस्पताल ले गए और दुल्हन की तरह सजाकर मैरिज के बिस्तर पर लेट दिया, फिर सस बोली कि बहू, आज की रात तो मैं यहीं पर गुजरा होगी। अभी मैं कुछ और समझ भी ना पी थी कि मेरी जान निकाल गई, क्योंकि कमरे में अजीब अगरीब होली वाला आदमी आया। सब बोली, ये हमारे खास मेहमान है। हमारे घर आने वाली हर बहू पहले रात उनके साथ ही गुजराती है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच हमेशा मोहब्बत बनी रहती है और उनके घर की साड़ी बान आओ किका कहाँ ससी दाली कौरी उसी किसी के हाथियाई की कोहा कना फाये थे सिका कोरी का। ऐसा कहकर मेरी सांस कमरे से बाहर चली गई थी तो मैं फौरन बिस्तर से उठ खड़ी हुई। तभी उसे आदमी ने तेजी से दरवाजा बैंड कर दिया और अपनी शैतानी नजरों से मुझे घर कर देखने लगा। मेरा पूरा शरीर डर की वजह से पसीने पसीना हो गया था। मेरा सर भारी होने लगा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं ए रहा था। आज की रात तो मुझे अपने पति के साथ होना चाहिए था, उसकी जगह वह मेरे साथ क्या करने जा रहा था, मेरी समझ में कुछ भी नहीं ए रहा था। अचानक वह मेरे पास आने लगा। मुझे अपनी कम उम्र और नासमझी के बावजूद समझ ए गया था कि मैं अपनी इज्जत गंवाने की सीमा पर पहुंच गई हूं, जिससे मेरी शादी हुई थी। उसके अंदर गैरत नाम की कोई चीज नहीं थी, जो उसने मुझे गैर मर्द के हवाले कर दिया था। मैं चखने लगी तो उसने जोर से मेरा हाथ मुंह नच लिए, इससे पहले कि वह कुछ और करता। मैंने अपने नाखूनों से उसके चेहरे पर बहुत सी खर्च लगा दी और उसके चेहरे पर जलन होने लगी थी। वह दर्द से तिलमिला उठा था और मैं जल्दी से भगती हुई दरवाजे की तरफ बधाई थी और दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर निकली तो सामने ही मेरी नज़र अपने घटिया और बेगैरत पति पर पड़ी थी। इससे पहले कि वह मेरी तरफ आता, मुझे सामने से मेरी माँ आई हुई दिखाई दी और मैं उनके बाजू में झूमकर बेहोश हो गई। जब होश में आई तो एकदम से डर कर उठकर बैठ गई। मेरी माँ ने मुझे फौरन तसल्ली दी कि अब तुम सुरक्षित हाथों में हो। मैं अपने ही घर में थी। यह देखकर मैंने गहरी सांस ली। फिर वो धीरे से बोली कि तुम्हारी इस तरह की विदाई ने मुझे शक में डाल दिया था, इसलिए तुम्हारे जान के बाद मैं भी तुम्हारे पीछे चली आई थी। मुझे तुम्हारी सदुपेके पर शक हो गया था। यह अस्पताल नहीं बल्कि इन लोगों का डेरा है। ये 2 नंबर का कम करते थे। मैं यहाँ पहुंची तो तुम्हारी से ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन मेरा भाई शो है, वह भी मेरे साथ था, इसलिए ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। मेरी माँ ने मेरे आंसू साफ करते हुए कहा, रागिनी, तुम्हारा पति कोई अच्छा आदमी नहीं, बल्कि वो तो लड़कियों का दलाल है और तुम्हारी साथी आखी ज्योत सतकाती और तुम्हारा पति
और उनका पूरा गृह अब जय में है। मगर मुझे दुख इस बात का है कि यह सब तुम्हारी दादी को पता था और उन्होंने पैसे लेकर तुम्हारे आप को इस शादी पर राजी किया था। मुझे सबके बड़े में पहले से पता नहीं था। हाँ, लोगों पर शक जरूर था। राधिका नाम सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकाल गई थी कि मेरी दादी इस हद तक भी गिर सकती हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी दादी दूसरे कमरे में थी। अब वह डर और शर्म की वजह से मेरे सामने नहीं आ रही थी। मेरी सौतेली माँ ने मेरा बहुत साथ दिया था, बिल्कुल एक असली और सही माँ की तरह। जयजान के बाद मेरे पति ने मुझे तलाक दे दी थी। मेरा आप भी अब शर्म से सर झुका है। मेरे सामने खड़ा था। ये दोनों मेरी माँ और मेरे मुजरिम थे। मेरे आंखों से आंसू लेकर रहे थे। मैं दिल में अपनी माँ को याद करके बहुत राई थी और अपने भी करने की दुआएं करती थी। एक दिन अचानक साथ वाले कमरे से आवाज आई। जब जाकर देखा तो दादी को बिजली का जोर से करंट लगा था। वो कमरे का पंखा चला रही थी कि सॉकेट में करंट आ गया था। मैं स्विच बैंड करने तक मेरी दादी एकदम काली और ठंडी पड़ चुकी थी। दादी का चेहरा बहुत ही कलाल भयानक गर गया और मैं सस्सास तेरी सुनीक रहा था। मैंने कभी भी अपनी दादी के बड़े में ऐसा नहीं सोचा था, मगर उनकी मौत ही कुछ ऐसी लिखी हुई थी दादी कि करने के बाद मेरा आप पागल हो गया था और वह घर छोड़कर चला गया था। कुछ महीने के बाद कुछ लोग मेरे आप को उठाकर ले थे। वो एक रोड एक्सीडेंट में मार गया था। अब इस घर में मैं और मेरी सौतेली माँ रहते हैं। मेरी सौतेली माँ हर मामले में मेरे साथ खड़े रहती है, बल्कि उसने मुझे यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई करने के लिए मेरा एडमिशन करवा दिया। पढ़ाई पूरी होते ही मुझे कॉलेज में लेक्चर की जब मिल गई थी, सरकारी तौर पर मुझे घर भी मिल गया था। मेरी माँ एक अच्छी जगह देकर मेरी शादी कर दी। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, बल्कि मुश्किल समय में अपना बोझ उठाने के काबिल भी हो गई हूँ। मैंने अपनी सौतेली माँ को अपने पास ही रखा है। वह सिर्फ नाम की सौतेली हैं, पर ना वह मेरे लिए सही माँ की तरह है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगी कि अपनी बेटियों को शिक्षा जरूरी